प्यारे बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें बच्चों अपन ने दो एप्लीकेशन की बात किया था। एक एप्लीकेशन बच्चों ये था कि मेरे पास एक थीन वायर है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो उस थीन वायर की वजह से उस थीन वायर से आर डिस्टेंस दूर अगर हम जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। बच्चों दूसरा अपन एप्लीकेशन डिस्कस किए थे कि मेरे पास अगर एक प्लेन शीट है, उस प्लेन शीट के सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आता है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों आज तीसरे एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बनाओगे बच्चों। तो हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पे। थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज distributed, uniformly charge distributed, ठीक है, due to uniformly charge distributed sphere। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अगर मेरे पास स्फेयर हो तब उसकी वजह से स्फेयर, ठीक है, और उस स्फेयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तब उसकी वजह से अपने पास आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्फेयर के सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्फेयर के इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम थर्ड एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब रही बात बच्चों स्फेयर कैसा कैसा होगा, तो देखो ध्यान से बच्चों, मैं बात करूं तुमसे। देखो बच्चों, हम लोग दो टाइप के स्फेयर की बात करेंगे। ठीक है, एक स्फेयर अपना हॉलो होगा, ठीक है, और एक स्फेयर अपना सॉलिड होगा। ठीक है, रही बात बच्चों कि हॉलो मतलब, हाँ, जैसे अपने पास फुटबॉल हो, अंदर हवा भरा होता है ना, समझ लो मेरी बात। जैसे बच्चों अपने पास क्या हो जाए, बॉल ले लो, ठीक है, तो वो हॉलो में आएगा, समझ लो मेरी बात। और सॉलिड तुम्हें पता ही है ना। चलो, तो स्फेयर अपन दो स्फेयर की बात करेंगे, एक हॉलो स्फेयर की बात करेंगे, दूसरा किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, अब हॉलो भी दो टाइप्स का होगा, एक होगा मेटलिक, ठीक है, मेट्रिक कह लो या कंडक्टिंग कह लो, ठीक है, और दूसरा बच्चों होगा अपने पास नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ओके। और इधर अपने पास सॉलिड में बच्चों अपने पास दो टाइप देखेंगे, एक हम देखेंगे कंडक्टिंग और दूसरा बच्चों अपने पास होगा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो ऐसे बच्चों स्फेयर के चार केस पढ़ेंगे हम लोग। एक स्फेयर किसके लिए होगा, तो हॉलो, हॉलो में होगा कंडक्टिंग स्फेयर। दूसरा स्फेयर लेंगे हम लोग, हॉलो तो होगा लेकिन वह नॉन कंडक्टिंग होगा। ऐसे बच्चों अपने पास स्फेयर में हम सॉलिड लेंगे और सॉलिड में कैसा सॉलिड होगा, कंडक्टिंग सॉलिड होगा और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगा। ऐसे बच्चों चार केस हम लोग देखेंगे। बच्चों एक बार समझना कि ये इसका जो डेरिवेशन होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। ठीक है बच्चों, तीनों का डेरिवेशन जो होगा वह सेम होने वाला है। हाँ, चेंज होगा ओनली नॉन कंडक्टिंग का, ये बच्चों दूसरा होगा, चेंज होगा, इसके लिए अलग से डेरिवेशन करेंगे। इन तीनों का डेरिवेशन सेम होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, आपको पता है बच्चों, जैसे मेरे पास मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, और ये स्फेयर कंडक्टर है। ठीक है, ये स्फेयर क्या है,
कंडक्टर है या फिर कह लो मेटलिक स्फीयर है। तो बच्चों अगर मुझे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कंडक्टर के केस में चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बात हमेशा ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टर के केस में ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, तो कंडक्टर के केस में बच्चों हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब कितना भी अंदर चार्ज भर लो वह सभी आ जाएगा कहाँ पर, उसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बताओ मुझे, क्या लेंडा काम करेगा या सिग्मा काम करेगा या रो काम करेगा? तुम्हें तीनों पता है। लेंडा को हम लोग बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, चार्ज का यूनिट लेंथ। इसको बच्चों हम लोग बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बच्चों Q/ एरिया होता था। और ये बच्चों जो है ये है वॉल्यूमेट्रिक या फिर वॉल्यूम कह दो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों इसका फॉर्मूला है चार्ज का यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे कौन काम करेगा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी काम करेगा। समझ में मेरी बात? वैसे चाहे स्फीयर तुम्हारा सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर ना हो, सॉलिड हो, ठीक है, तब भी यही केस लगेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी काम करेगा, मतलब यहाँ पे काम करेगा आपका सिग्मा, ठीक है। समझ लो, ये सॉलिड स्फीयर हो और कंडक्टर हो। अच्छा, अगर बच्चों ये मेरे पास ये जो स्फीयर है ये मान लो सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर है। अब है इसका नेचर नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है बच्चों, नॉन कंडक्टर है या फिर कह लो इंसुलेटर है। तो इसमें जो चार्ज फैलेगा बच्चों वो सरफेस पे भी फैलेगा और साथ में कहाँ रहेगा, उसके हर एक वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो काम करेगा वो रो काम करेगा, रो बोले तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो समझ में आ गई बात बच्चों कि हमेशा कंडक्टर के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमेशा सरफेस होता है, अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे सिग्मा काम करेगा जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। और नॉन कंडक्टर के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे अंदर पॉइंट हर एक पॉइंट में चार्ज फैला हुआ रहेगा। तो वहाँ पे क्या काम करेगा, रो काम करेगा जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इसका 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 तीनों का डेरिवेशन सेम होगा, ठीक है, और उसका अलग होगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का क्लियर है, इतना नोट कर लो, फिर लाइन बनाने पर डिस्कस करेंगे हर एक डेरिवेशन के अबाउट। और ये बच्चों जो चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर एक यूनिट के लिए चार्ज सेम है, ठीक है। हर एक यूनिट के लिए आपका चाहे लेंडा हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे रो हो, ये सब सेम है। रही बात कि अगर यह यूनिफॉर्म ना हो, अगर ये जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, क्लियर है। चलो बच्चों देखते हैं, पहला हेडिंग बनाते हैं आज का हम लोग। बच्चों पहला हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थीम स्फेरिकल सेल। बच्चों स्फेरिकल सेल का मतलब होगा हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। तो इसमें पहला हम निकालेंगे बच्चों आउटसाइड। आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। रही बात आर क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, क्लियर है। जैसे मतलब मेरे पास बच्चों समझ लो कि अपने पास ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर है तो डेफिनेटली चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस पे। तो ये हॉलो स्फीयर के सरफेस पे बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। इसका ये हॉलो स्फीयर का ये सेंटर है और ये बच्चों रेडियस है, ठीक है। और इसका बच्चों जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए यहाँ पे काम करेगा सिग्मा। तो सिग्मा आपको गिवन है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये सिग्मा यूनिफॉर्म है ना। अच्छा, अब हमें आउटसाइड पॉइंट पे जाकर, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता खैर है ना। हमें अब देखो रही बात ये, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाना है और हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस भाई साहब यही बोले थे कि जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना। तो हमने बच्चों एक गॉसियन सरफेस बनाया कुछ यूं, और बच्चों ये गॉसियन सरफेस बना, ये जो गॉसियन सरफेस बना ये बच्चों होना चाहिए सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के साथ साथ क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस बना और ये 3D है, तो बना क्या है, एक स्फीयर बना जिसका रेडियस स्मॉल r है ना। तो ये बच्चों आपको मिल गया स्मॉल r जो कि रेडियस है इस गॉसियन सरफेस का, क्लियर। अब बच्चों समझो जरा कि जो हम लोग फ्लक्स निकालते थे, फ्लक्स क्या निकलता था, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, है ना। और ये जो फ्लक्स निकलता था बच्चों किसके थ्रू निकलता था, इस सरफेस, इस सॉलिड सरफेस के थ्रू या फिर गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो आंसर होता था कि जो फ्लक्स हम निकालेंगे वो गॉसियन सरफेस के थ्रू निकालेंगे। मतलब इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब ये क्लोज का मतलब समझ ही रहे हो, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब उस सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा, है ना। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था तो ए बी कॉस थीटा होता था। अब जरा तो समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागते हुए दिखे। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो ये ऐसे इधर जा रहा है ई वेक्टर, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी न किसी एरिया वेक्टर से पास कर रहा होगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है ये ई वेक्टर, तो डेफिनेटली किसी न किसी एरिया से पास कर रहा होगा। एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होता है क्योंकि एरिया वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स डायरेक्शन होता है, हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना, क्योंकि जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर डी वेक्टर होगा। इधर भी देख लो अपने पास कि ये एरिया वेक्टर डी ए है तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, फिर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। देन बच्चों फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, वो हमें मिल जाएगा कितना बोलो, ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा क्योंकि ये जो सरफेस है
वह क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वो मतलब हर जगह सेम होने वाला है। तो इसको मैं बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो ई डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। और ये ए मतलब एरिया, और किसका एरिया, इस गॉसियन सरफेस का तो क्या एरिया बनेगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है किसी स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, है ना भाई। सरफेस जो अपना गॉसियन सरफेस वो स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा हमें। तो बच्चों हमें फ्लक्स मिल चुका है कितना, बोलो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों तुम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। हाँ, ये चार्ज होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होना चाहिए। भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो है ही है। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे क्या पता है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं चार्ज निकालता हूँ सिग्मा इंटू एरिया लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं चार्ज लिखता हूँ सिग्मा, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई किसका आर लेना होगा, तुम्हें पता है इस गॉसियन सरफेस का। तो मैं बच्चों इस क्यू की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोई गलत नहीं होगा क्योंकि क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो बच्चों यहाँ से जो फ्लक्स मिला, ये यहाँ से फ्लक्स मिला, ये दोनों को इक्वेट कर ले हम लोग अगर, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा जरा समझो कि अगर मैं इसको और इसको, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है बच्चों, चेक कर लो फटाक से। ओके, हाँ ध्यान रहे, ये जो एरिया ले रहे हैं हम लोग कैपिटल आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो हम इस सरफेस की बात करेंगे, इस सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड का रेडियस आर है, तो इसका एरिया तो ये होगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों हम लेंगे वो क्या लेंगे बोलो, कैपिटल आर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, तो ई अगर हम निकालते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिलेगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, जो सिग्मा है ये भी कांस्टेंट है ना, और आर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी क्या है बोलो, कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है बोलो, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम भाई यहाँ पे आर निकाले हैं, जरूरी थोड़ी है आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल है। तो इससे हम कह सकते हैं बच्चों, आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोलो, आर स्क्वायर होगा। इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। नोट करो फटाक से, फिर आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों।
हो गया, ओके। देखो ध्यान से बच्चों, मैं इसको ऐसे भी डिराइव कर सकता हूँ, फाइनल रिजल्ट पे आऊँ अगर, तुम्हें यहाँ से एक बात तो पता चला बच्चों कि अगर आपके पास स्फीयर हो, अभी स्फीयर कैसा हो, हॉलो हो, उसके आउटसाइड पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो। बच्चों अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज करके एक बात लिखूं, ध्यान समझना कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है बताओ, कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। मैं इसी फाई की जगह लिख देता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से E निकालूँ तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर मिलेगा। तो बच्चों ये तो अपने पास फॉर्मूला याद करो कि जब मेरे पास पॉइंट चार्ज हुआ करता था, यहाँ से मैं आर डिस्टेंस दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करूँ तो क्या मिलता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल टू, ध्यान समझना, के मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। मतलब बच्चों ऐसा लगेगा कि हमें जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वह कहाँ पर है, इसके सेंटर पर, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हमें ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके सरफेस पे वह कहाँ है, उसके सेंटर पे है। जब हम आउटसाइड पॉइंट से नोटिस करेंगे तब ऐसा हमें मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो बच्चों आपको ये पता चला कि अगर मेरे पास स्फीयर है, वह स्फीयर कैसा हो, हॉलो हो, चाहे वह कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, है ना, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे हमें यही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और उसका रिलेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होने वाला है, आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। बच्चों एक ग्राफ बनाकर हम समझते हैं। चलो ग्राफ बनाएंगे अभी। ये तो रहा बच्चों आउटसाइड पॉइंट पे, हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान समझना बच्चों, अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं कि इस स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपका ये जो आर हो जाएगा वो स्मॉलर टू कैपिटल। इस स्फीयर के मान लो सेंटर से हम आर डिस्टेंस दूर गए, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये हमने बना लिया गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वह आर है ना, और एक गॉसियन सरफेस कैसा शेप का है, आंसर होगा दिस इज द स्फीयर। अब बच्चों जरा फ्लक्स निकालो, अगर आप फ्लक्स निकालते हो तो क्या बोलोगे कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और ये फ्लक्स किसके थ्रू निकलता है, तो आंसर होता था गॉसियन सरफेस के थ्रू, है ना। अब मुझे बताओ कि जो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना है। भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, भाई इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, आंसर नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब चार्ज ही नहीं है, चार्ज जीरो होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, बोलो जीरो। तो बच्चों ध्यान देना कि जब भी हम हॉलो स्फीयर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है, चाहे यहाँ पे हो जाओ, चाहे यहाँ पे आ जाओ, चाहे यहाँ पे आ जाओ, जीरो होगा। लेकिन जैसे तुम सरफेस पे पहुंचोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनना चालू हो जाएगा, और आउटसाइड जाओगे तब भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम लोग हॉलो स्फीयर लेंगे और उस पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो होगा, और आउटसाइड पॉइंट पे अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्लियर है मेरी बात, बोलो ओके। तो बच्चों इसी चीज को हम ग्राफ से शो करके बता रहे हैं आपको, है ना।
जैसे बच्चों समझो कि मेरे पास ये स्फीयर है, ठीक, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये हॉलो स्फीयर है तो इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्फीयर का ये सेंटर है और रेडियस r है, ठीक, और आउटसाइड पॉइंट एक P है और एक आउटसाइड पॉइंट Q है, और ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछ ले कि बताओ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और कौन बड़ा होगा, EP बड़ा होगा या EQ बड़ा होगा, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो तुम्हें पता है बच्चों कि आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही होता है। तो भैया P पॉइंट पे तुम्हारा इतना ही हो, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा, यस। तो Q पॉइंट पे कितना होगा बोलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2r का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, Q पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4r², ठीक है। अब P बड़ा होगा या Q बड़ा होगा, तो तुमने बोला कि आउटसाइड पॉइंट जाने पर हमें E जो मिलता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिलता है। मतलब अगर r बढ़ेगा तो E क्या होगा, कम होगा। तो भाई P पॉइंट पे तो r ही है और Q पॉइंट पे 2r है। भाई r छोटा है P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे अगर r छोटा है, भाई EP बड़ा है EQ, तो तुम बोलोगे तुम्हारा आंसर होगा EP क्या होगा, बड़ा होगा किससे, EQ से, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो r पॉइंट दूर गए तब तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, 2r दूर गए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब कहां पर कितना रेडियस लेंगे हम लोग, r डिस्टेंस दूर जाकर, सीधा हिसाब हो जाएगा E एट सरफेस क्या होगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² लेंगे, ठीक है। ये बच्चों आप टोटल कॉन्सेप्ट हॉलो के लिए, सॉलिड का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक ग्राफ हमेशा बना के दिया होता है ना, बुक में मिल जाएगा ये ग्राफ, वो ग्राफ में बता दूँ आपको। जैसे बच्चों ध्यान देना कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ, वह ग्राफ होगा E वर्सेस R ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होने वाला है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया प्यारे बच्चों, X एक्सिस में R को डिस्कस कर रहा हूँ, Y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बच्चों यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया, ठीक, और इस स्फीयर का जो सेंटर ये है और रेडियस r है। तो मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। समझो मेरी बात, है ना। ये स्फीयर कैसा है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर बोल लो या बोल लो थीन स्फेरिकल शेल बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि R 0 है ना। अच्छा, ये अपने पास यहां से यहां तक तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक क्या होगा, स्फीयर का इनसाइड पॉइंट होगा और ये स्फीयर का सरफेस होगा और ये स्फीयर का सरफेस होगा, और आगे बढ़े तो ये क्या होगा, स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो तुम बोलोगे 0 होता है। तो हमने ये जो शो कर रहा है वो क्या कर शो कर रहा है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है, x एक्सिस तो है नहीं। हाँ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यस,
होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सरफेस पे, तुम बोलोगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r²। फिर आउटसाइड पॉइंट पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये बच्चों ग्राफ होता है इन केस ऑफ थीन स्फेरिकल शेप। ओके बच्चों, रही बात कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, और सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और वह सॉलिड स्फीयर तुम्हारा होने वाला है क्या, इंसुलेटर। क्योंकि अगर ये सॉलिड भी हो जाएगा और कंडक्टर होगा तब भी यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर के केस में भी चार्ज होता है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके वॉल्यूम में नहीं होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉलिड स्फीयर के केस वाला। ठीक, चलो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।